मेरा नाम रताम्बरा रॉय है और इस वर्ष पूसू इलेक्शन में, पटना यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम मोहम्मद दानिश वसीम है। मैं पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट हूँ। नमस्कार, मैं दिवेश दिनो। अभी मैं दरभंगा हाउस का पीजी का छात्र हूँ एवं इस वर्ष 2025 पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। धन्यवाद। कोई आप लोगों का सवाल है, तीनों से पूछ लीजिए। क्या लगता है पटना यूनिवर्सिटी का मेजर प्रॉब्लम क्या है? समस्याएं तो बहुत सारी हैं। मेजर प्रॉब्लम जैसे सबसे पहले तो हेल्थ फैसिलिटीज बिल्कुल एकदम न्यूनतम स्तर पे पहुंच चुकी है। हमें उसे उसका मेडिकल फैसिलिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के उसको अवेलेबल 24/7 अवेलेबल करवाना पड़ेगा। ठीक है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो बच्चों की जो भी समस्याएं होती है, चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म से लेकर या कुछ भी, उन सबको गंभीरता से नहीं लेती है, तो उन्हें गंभीरता से लेना पड़ेगा। और तीसरी जो खेल कूद के लोग, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, मैं भी स्पोर्ट्स खेला हूँ। जितने भी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स जो भी इवेंट होते हैं उसमें काफ़ी मतलब न्यूनतम स्तर के जो भी होता है फैसिलिटीज दी जाती है, तो उन सबको अपग्रेड किया जाए। अब आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस की औपचारिक शुरुआत कर देते हैं। जन स्वराज से जो छात्र विंग के का है, जन स्वराज का छात्र विंग अभी औपचारिक इसका स्वरूप नहीं है, लेकिन इसको बनाने चलाने की जिम्मेवारी हमारे जो 4 साथी बगल में बैठे हुए हैं। अजय यादव जी हैं, ये लॉयर हैं और पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की राजनीति करते रहे हैं। बगल में संजीव सरदार जी हैं जो पहले एलजेपी से जुड़े रहे हैं, हालांकि ये बीएन कॉलेज से छात्र राजनीति लंबे समय तक इन्होंने किया है। इसके बगल में भाई अपना परिचय आप लोग दोनों लोग अपना भी दीजिए। भास्कर हैं जो कि यहाँ पर लंबे समय से ये भी राजनीति करते रहे हैं और विशेष करके अनुसूचित जाति समाज के छात्रों के बीच में काफी लंबी इनकी पकड़ रही है। और रवि प्रकाश हैं, ये भी बीएन कॉलेज के हैं, छात्र नेता हैं, बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये लोग। अब यही लोग, अच्छा इम्तियाज साहब भी हैं, देखा नहीं मैंने आपको, इम्तियाज साहब भी हैं। ये पूरा जो चुनाव है यही 5 लोग इन्हीं के सक्रियता से और इन्हीं के मार्गदर्शन में लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में तो हम लोग चुनाव नहीं लड़े हैं पटना यूनिवर्सिटी का, लेकिन इन छात्र साथियों से मेरा 2014-15 से संपर्क रहा है और इन लोगों की अपनी सोच रही है कि दल बनने के बाद पटना यूनिवर्सिटी का चूंकि पहली बार चुनाव हो रहा है तो जन स्वराज को भी चुनाव लड़ना चाहिए। जैसा कि 5 साथियों ने अपना परिचय दिया, बताया कि जन स्वराज की ओर से पैनल के पांचों पोस्ट के लिए जन स्वराज की ओर से औपचारिक रूप से उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। मैं चाहूंगा कि किन विषयों पर जन स्वराज पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ रहा है, इस पर अजय जी और संजीव सरदार जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो रख लेंगे। उसके बाद आपके जो सवाल होंगे वो ले लेंगे। सबसे हमारे 15-20 साल से आप सभी साथी यहाँ जानते होंगे कि हमारे भाई संजीव सरदार जी राजनीति कर रहे हैं, इनको एक लंबा अनुभव है और हम चाहेंगे कि संजीव सरदार जी से ही शुरू करें तो ज्यादा बेहतर हो। संजीव सरदार जी से हम शुरू करना चाहते हैं। जहां तक जन स्वराज से हम लोगों की जुड़ने की बात है, प्रशांत किशोर जी पटना विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज से 11th और 12th किए हैं। एक अच्छा रिश्ता रहा है और हम लोगों का बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता रहा है। पटना विश्वविद्यालय का जो इतिहास रहा है आप सब लोग उससे वाकिफ है कि इक्स ऑफ ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला पटना विश्वविद्यालय आज मरणासन की स्थिति में है। इसके जिम्मेवार कौन है और पटना विश्वविद्यालय की बदहाली का जिम्मा कौन लेगा? इसे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने चले थे और आज हम इसे मरणासन की स्थिति में छोड़ दिए हैं। ये बुनियादी सवाल है। आप सभी जानते होंगे कि कोटा में जो छात्र या हमारी बहनें आत्महत्या कर रही है उसका वजह है कि पटना यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट की पढ़ाई, चाहे साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, जिसे खत्म करने के बाद आज आप कोटा देख रहे हैं, फिटजी देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं, फिजिक्स वाला तमाम जो आज किसी भी समाज के बच्चे, चाहे वो किसी वर्ग से आते हों, संभ्रांत वर्ग से आते हों, निम्न वर्ग से आते हों, 10th के बाद 11th और 12th के लिए उनके लिए बिहार में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। एक अच्छा यूनिवर्सिटी था पटना विश्वविद्यालय, जिसमें छात्र से ज्यादा उनके माता पिता और ग्रामीण गौरवान्वित महसूस करते थे कि हमारा बेटा पटना साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, हमारा बेटा पटना कॉलेज में पढ़ रहा है, हमारा बेटा वाणिज्य कॉलेज में पढ़ रहा है, हमारा बेटा बीएन कॉलेज में पढ़ रहा है, हमारी बेटी पीडब्ल्यूसी में पढ़ रही है, हमारी बेटी मगध महिला में पढ़ रही है। लेकिन आज क्या स्थिति है? दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पटना विश्वविद्यालय का जो एक कोटा होता था बीएड में, वो बीएड कॉलेज हमारा खत्म हो गया। एलएलबी में हमारा कोटा होता था रिजर्वेशन पटना विश्वविद्यालय का, वो खत्म हो गया। हमारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसे एनआईटी में कन्वर्ट कर दिया गया, एनआईटी बीटा में शिफ्ट हो गया, तो इंजीनियरिंग कॉलेज को हमको वापस कर देना चाहिए। पीएमसीएच के बारे में आप लोग सब जानते हैं। तो हमारा एमएड में रिजर्वेशन था,
तो हम सभी तरह से हमारे पटना विश्वविद्यालय को कुचल, और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कि अगर किसी भी व्यक्ति का अगर सर कुचल दिया जाए, छत विचित कर दिया जाए, तो उसकी पहचान खत्म हो जाती है। उसका शिनाख्त करना, तो पटना विश्वविद्यालय को मेट्रो बनाने के नाम पर, LNT बनाने के नाम पर और डबल डेकर बनाने के नाम पर आप सभी लोग पटना विश्वविद्यालय में जाके देख सकते हैं कि पटना विश्वविद्यालय को किस तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पटना विश्वविद्यालय का जो एक धरोहर था, एक इतिहास था अशोक राजपथ का, वो सौंदर्य, वो गरिमा नष्ट नाबूद कर दिया गया। और हम लोग इसी शिक्षा के सवाल पर, पलायन के सवाल पर, कि हमारे बच्चे शिक्षा के लिए भी बाहर जाते हैं और रोजगार के लिए भी हमारे लोग बाहर जाते हैं, इन्हीं मुद्दों के लिए हम प्रशांत किशोर जी के साथ आए हैं। और हम चाहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय से पुनः वह गौरव लौटा, राजनीति का गौरव लौटा, शिक्षा का गौरव लौटा, प्रशासनिक सेवा का गौरव लौटा। सब क्षेत्र में आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सुझाव से हम चाहते हैं कि सभी पत्रकार जो हमारे भाई हैं, अभिभावक हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो इस बिहार के भविष्य के लिए आप अपना भी सहयोग दें और अपना भी आशीर्वाद दें। मैं इन्हीं सबों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। अपने भाई संजीव सरदार जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। पटना विश्वविद्यालय में होने जा रहा छात्र संघ चुनाव ये पूरे बिहार की दशा दिशा तय करेगी। आज पटना विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे बिहार के किसी विश्वविद्यालय में जाइए, सभी विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की घोर अभाव है। पटना विश्वविद्यालय जब हम लोग जिस समय आए थे उस समय की शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है? आप लोग भी पढ़े रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय में कई पत्रकार महोदय यहाँ बैठे हैं जो देखें कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आज कर्मचारियों की घोर अभाव है। आज कॉलेज में जाइए, छात्रावास में जाइए, हाउस कीपिंग से लेकर कर्मचारी कॉलेज तक नहीं है। जहां पर पहले जिस समय हम लोग पढ़ाई करने आए थे तो कॉलेज में कर्मचारी की संख्या 10-20 रखती थी, आज उस कॉलेज में 2 कर्मचारी के बदौलत पूरा कॉलेज चल रहा है। तो हम लोग जन सुराज की पहली मांग है कि अगर हम छात्र संघ चुनाव में जीत कर आए तो पहली बड़ी जन आंदोलन हम लोग को कर्मचारियों की भर्ती को लेकर होगा। जो पटना विश्वविद्यालय में कर्मचारी की घोर अभाव है, कर्मचारियों के अभाव के कारण आप सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिए। हमेशा छात्र जो है पढ़ाई से ज्यादा फॉर्म भरने पर ध्यान दे रहे हैं। आप जाइए कॉलेज में तो कर्मचारी कहेंगे कि पढ़ाई का कहाँ माहौल है, दिन भर तो हम लोग फार्म भरने में ही व्यस्त रहते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का घोर अभाव, छात्रावास में मूलभूत की सुविधा की अभाव। आप पटना विश्वविद्यालय के किसी छात्रावास में चल जाइए, कोई सुविधा वहां नहीं है। नहीं तो हाउस कीपिंग मिलेगा, नहीं तो गार्ड मिलेगा, नहीं तो छात्रों के लिए मैगजीन मिलेगी, नहीं लाइब्रेरी की व्यवस्था है। आप चल जाइए साइंस डिपार्टमेंट में या साइंस कॉलेज हो या BN कॉलेज, किसी भी लैब में चल जाइए, सही सुचारू रूप से लैब की व्यवस्था नहीं है। जिस कॉलेज विश्वविद्यालय में सुचारू रूप से जहां लैब नहीं चल रहा है, उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र से क्या आप आशा रखते हैं कि क्या वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है? तो सबसे बड़ी समस्या छोटी छोटी समस्या जो विश्वविद्यालय में है, जिस पर बिहार सरकार की कोई ध्यान नहीं है। इस मांग को लेकर, छात्रों के छोटी छोटी बुनियादी को मांग को लेकर जन सुराज अपना एक जन आंदोलन चलाएगी। तमाम चुनाव जीतने के बाद जितनी भी छोटी छोटी समस्या है इसको हम लोग पूरा करेंगे। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में हमारा एकमात्र मूल उद्देश्य है। इस जन स्वराज के द्वारा हम अपनी पूरी सहमति के साथ यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि एक पटना विश्वविद्यालय का जो स्ट्रेंथ है, जैसे 19,000 वोटर में एक तबका ऐसा है अनुसूचित वर्ग का जिसके लिए कोई स्पेशलाइज हॉस्टल या स्पेशलाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो गरीब वर्ग लोग आते हैं, जो लोग एक पिछड़े वर्ग हैं, जो लोग अनुसूचित वर्ग से आते हैं, उसके लिए कोई मूलभूत की उस ढंग की सुविधा नहीं है कि जो लोग दिनचर्या कमा करके भी अपने बाल बच्चों को पढ़ा सके यहाँ पे। तो हमारी मांग सबसे पहले उसके लिए हॉस्टल का रहेगा, जो हमारा प्रथम प्राथमिकता रहेगा। और सबसे दूसरी हमारी प्राथमिकता यह है कि जितने भी हमारे प्राइवेटेशन वाले जो फैकल्टी हो गए हैं, जबकि आप जितना भी क्लास में जाकर के देख लीजिएगा उसमें से मैक्सिमम फैकल्टी है जो प्राइवेट है, तो उसमें जो शिक्षक की हमारी कमी आ गई है, दक्षता की हमारी कमी है, तो उसको भी फुलफिल करना हमारा मूल उद्देश्य रहेगा। धन्यवाद। सभी साथियों का फिर से एक बार मैं धन्यवाद कर रहा हूं और मेरी आशा अपेक्षा है कि जन स्वराज परिवार की ओर से 5 युवा साथी जो पटना विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनको हम लोग जन स्वराज परिवार की ओर से शुभकामना दे रहे हैं। हम लोग जो भी थोड़ी बहुत मदद अपनी साइड से कर पाएंगे, हम लोग की आशा और विश्वास है कि ये लोग जीत कर आएँ, अपने लिए, अपने विश्वविद्यालय के लिए, छात्र साथियों के लिए और पटना यूनिवर्सिटी और बिहार के लिए कुछ अच्छा करें। बिहार में पिछले 30-35 साल में जितने लोग भी नेतृत्व के पोजीशन में रहे हैं, कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से जुड़े रहे। एक तरह से ये दुर्भाग्य ही है कि जिस विश्वविद्यालय ने इस राज्य के नीति निर्धारण करने वाले लोगों को बनाया है, वो लोग आज अपने ही विश्वविद्यालय को भूल गए हैं, अपने विद्यालयों को भूल गए हैं। और पटना विश्वविद्यालय की जो अभी दशा है, फिजिकल कंडीशन भी और वहां से निकलने वाला जो आउटपुट है, वो दोनों ही तरीके से वो बेहतर होना चाहिए। छात्र राजनीति में ये बच्चे चुनाव जीतकर पूरी यहाँ की यूनिवर्सिटी को सुधार देंगे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनका तो एक लिमिटेशन है, लेकिन ये छात्रों की भावनाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनके मांगों को उठाने में एक मजबूत आवाज बन सकते हैं। ऐसी हम लोग की सोच है। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर लीजिए। मैं एक बार फिर से अपनी ओर से भी
दीनू जी जो हैं, जो जनसुराज की ओर से, आप दरभंगा हाउस में पढ़ते हैं और आप अध्यक्ष पद के औपचारिक उम्मीदवार हैं। दानिश भाई भी दरभंगा हाउस में पढ़ते हैं और ये उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। रिकाम्बरा जी मगध महिला में पढ़ती हैं, ये जनरल सेक्रेटरी के पद पर चुनाव लड़ रही हैं। बगल में अनु यादव जी हैं, जो कि संयुक्त सचिव के पद पर चुनाव लड़ रही है, मगध महिला में पढ़ती हैं। और ब्रजेश भाई हैं, जो वाणिज्य महाविद्यालय से हैं और ये कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है भैया। सर, पटना यूनिवर्सिटी का जो ये स्थिति है, ये जदयू इसके लिए जिम्मेवार है या आरजेडी जिम्मेवार है? पटना यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है उसके लिए मूलतः नीतीश कुमार और भाजपा के लोग जिम्मेवार हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए ये कहा कि हम लोग इसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल तो बनाया नहीं, सेंट्रल का माने नहीं, जो था उसको भी छत बिछत कर दिया। जैसा अभी अजय यादव जी बता रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर, मेट्रो के नाम पर, डबल डेकर के नाम पर जो एक पटना विश्वविद्यालय की एक सैंक्टिटी थी, उसको भी बर्बाद। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मेन बिल्डिंग्स को तोड़कर वहां पर मेट्रो कोई बना सकता है? वहां पर भी मेट्रो बना है, लेकिन हिंदू कॉलेज का या किरोड़ीमल कॉलेज का या रामजस की कोई बिल्डिंग तोड़ दी जाए, ये सिर्फ बिहार में ही संभव है। मुझे किसी ने बताया कि साइंस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का पूरा बिल्डिंग ही तोड़ दिया गया मेट्रो के निर्माण के लिए। ये तो इसके लिए मैं सरासर यहाँ पर नीतीश कुमार को दोषी मानता हूँ और उनके सहयोगी भाजपा को दोषी मानता हूँ। आरजेडी की सरकार तो है नहीं पिछले 15-20 साल से। तो अगर पटना विश्वविद्यालय की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार जिम्मेवार है, भाजपा वाले जिम्मेवार है। अब देखिए, और उनकी हालत ये देख लीजिए कि जदयू को तो मुझे बताया उनको उम्मीदवार तक नहीं मिले। 2 दिन पहले उन्होंने निर्णय किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार नहीं मिलने के चक्कर में वो लोग चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं डर के मारे। देखिए, जनता की प्राथमिकता में सीधे तौर पर पटना यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग, वहां के कर्मचारियों का मामला, पढ़ाई का मामला हो या ना हो, जनता की प्राथमिकता में बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था तो है ही। और पटना विश्वविद्यालय में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं? जो 20-25 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो बिहार के परिवार से ही आते हैं। कोई ऐसा गांव, कोई जिला, कोई प्रखंड पंचायत नहीं है जहां के बच्चे पटना यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति, हम भी यहाँ पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के बैठे, जितने यहाँ सरकारी विभाग में लोग हैं, नेतागण हैं, पत्रकार हैं, जो भी अलग अलग विधा में हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, उसमें तो बहुत सारे लोग पटना यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं। और जब वो लोग पटना यूनिवर्सिटी की आज दुर्दशा को देख रहे हैं, जब वो कैवेंडिश, फैराडे, जैक्सन, मिंटो हॉस्टल के हालात को देख रहे हैं या उसके बारे में हम लोग सुनते हैं, तो दुख होता है कि ये इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी था, उसकी ये हालत हो गई है। अब आप बताइए ना, जैक्सन हॉस्टल से या मिंटो से या कैवेंडिश से, फैराडे से कितने IAS IPS बन रहे हैं? आज से 15-20 साल पहले इन हॉस्टल से लोग IAS IPS बनते थे, सिविल सर्विसेज डायरेक्ट लोग यहाँ से कम्पीट करते थे। अभी क्या दुर्दशा है, आप जाकर देख लीजिए। सर, पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। कई बार नीतीश कुमार मंच से प्रधानमंत्री साथ एक साथ मंच पर भी रिक्वेस्ट करते हैं, आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार उसको मांगना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार के मांगने पर उनको केंद्र में मंत्री पद मिल गया है। कितना सीट चाहिए ये मांगते हैं तो वो मिल जाता है, कितना विधायक लड़ेंगे ये मांगते हैं, मिल जाता है। 42 विधायक होने के बावजूद हम ही खुद मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये मांगते हैं, वो मिल जाता है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी की जो छात्रों के, लोगों की, बिहार के जो एक भावना से जुड़ा हुआ सवाल है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ये मांग सिर्फ दिखावा करने के लिए उन्होंने मंच पर कहा, इसको शर्त नहीं बनाया। ये नहीं कहा कि भाई नहीं बनाइएगा तो हम इससे हमारे रिश्तों में खटास आ सकती है। 2 MLA का सीट अगर कम कर दे भाजपा वाला तो उसके लिए नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे कि भाई 2 सीट हमारा कम नहीं होना चाहिए, 1 मिनिस्ट्री कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी छत बिछत हालत में है, उसके लिए कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। उससे भी दुखद बात यह है कि मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना, तो जैसे PMCH को आप बड़ा बना रहे हैं, तो आप बिहार सरकार के पास इतना पैसा है कि खुद इनको कहना चाहिए था। जिस दिन पर प्रधानमंत्री ने ये मना कर दिया पब्लिकली कि हम यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, उसी दिन मुख्यमंत्री को कैबिनेट की बैठक बुलानी चाहिए थी और ये घोषणा करनी चाहिए थी कि बिहार सरकार अपने संसाधन से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी अच्छा बना कर देगी। तब तो बिहारियों का सम्मान और गौरव होता। जो बिहार, देखिए अभी ABVP वाले यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आप जरा पूछिए तो कि भाई तुम्हारी सरकार है दिल्ली में, किस मुंह से तुम चुनाव लड़ रहे हो ABVP वाले लोग? जिस भाजपा के प्रधानमंत्री ने मंच से कह दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं देंगे, वो ABVP पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? MSCY आए हैं चुनाव लड़ने। आप बताइए, अभी तेलंगाना में एक मुख्यमंत्री हैं, जुमा 2 साल पहले बने, रेवंत रेड्डी। इस आदमी ने
कैमरे पर कहा कि बिहार के लोगों के डीएनए में मजदूरी करना लिखा है, ये लोग बिहारी जो है ये डीएनए मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, और एनएसयूआई आकर उन्हीं बिहार के युवाओं के बीच में वोट मांगेगा, और वोट मांगेगा तो लड़के उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नीतीश कुमार की मानसिकता क्या दर्शा रहा है? नीतीश कुमार की मानसिकता शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं के प्रति उदासीनता है, वो दिखाता है। ठीक है भैया, बहुत बहुत। सर एक पॉलिटिकल सवाल, आप भी पत्रकार हैं तो उधर कहाँ बैठ गए? चलिए। सर जिस तरह से पुलिसकर्मियों की हत्या हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से दिन ब दिन खराब हो रहा है, अभी भी यूएसपी के तौर पर सुशासन को दिखाया जाता है, आप क्या कहेंगे और क्यों इस तरह से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं? पटना में कल एक करोड़ की लूट हुई है। भाई पटना में जो लूट हुई है या जो आपराधिक घटनाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है उसको गहराई से समझिए। लॉ एंड ऑर्डर खत्म खराब होने का एक बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो इकबाल होता है वो खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री का या जो उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं उनका डर खत्म हो गया है। दूसरा जो स्ट्रक्चरल नीतिगत मामला है, अगर आप आंकड़ों में देखिएगा तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है 2017 से, तो उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है शराबबंदी से। जब से शराबबंदी यहां लागू हुई है, नीतीश कुमार वही है, व्यवस्था वही है, पुलिस वही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। क्यों? इसलिए कि उसी पुलिस प्रशासन पर जिसकी जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर की थी, उसी पर शराबबंदी लागू कराने, उसको चलाने, छिपाने, कमाने का इतना बड़ा बोझ आ गया है कि पूरा टाइम तो वो शराबबंदी और बालू माफिया से ही उलझने में लगा हुआ है, रूटीन लॉ एंड ऑर्डर का काम करता नहीं। और ये मेरे वक्तव्य नहीं है, इस देश के चीफ जस्टिस ने कहा कि बिना सोचे समझे शराबबंदी जैसे कानून बनाने से लॉ एंड ऑर्डर और लीगल पूरा सिस्टम उससे चोक हो गया है। तो आप आंकड़ों में जाकर देख लीजिए, जब से शराबबंदी लागू हुई है उसके बाद से चाहे महागठबंधन की सरकार रही हो या नीतीश और भाजपा की सरकार रही हो, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बिगड़ता ही जाएगा। थाने में 10 आदमी है, 10 में 6 आदमी तो खाली शराबबंदी में लगा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर देख कहां रहा है? उसको तो ये देखना है कि कितना शराब पकड़े, कितना से पैसा लें, कितना को छोड़ें, कितना दिखाएं, सर कोई किस बालू के ट्रक को पास कराएं। आप पटना के चारों ओर देख लीजिए, सारा रोड रोज जाम है। क्यों? बालू माफिया यहाँ पर बालू से लोग ट्रक बालू से ढो रहा, तो रात भर थानेदार और जो पुलिस वाला है तो बालू से पैसा कमाने वसूलने में लगा हुआ है। उसको कहां इस बात की चिंता है कि लूट कहां हो रहा है और कहां पर डकैती हो रही है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, मैं पहले से कह रहा हूं, शारीरिक और मानसिक तौर पर शिथिल हो गए हैं, अब शारीरिक तौर पर थक गए हैं। प्रशासन की कोई चिंता है नहीं, कोई उनकी भागीदारी है नहीं, तो प्रशासनिक कार्यों में दिखेगा ही दिखेगा। जब आपके मुख्यमंत्री उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, उनको बातें याद नहीं रह रही हैं, उनको जिला का नाम नहीं याद है, तो उनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर तो खराब होगा ही होगा। एक सवाल भैया, आप सभी पत्रकार बंधुओं से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप जब भी कुलाधिपति महोदय से, राज्यपाल महोदय से जब भी आपकी रूबरू आप हो और कुलपति महोदय से, तो पटना विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट नीतीश कुमार 2005 में जब आए तो सबसे पहले उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई खत्म की। देवानंद कुमार साहब ने पटना विश्वविद्यालय में इंट्रेंस से यूजी में एग्जाम लेने की घोषणा की थी और उसी से एग्जाम होते थे और उसमें बिहार बोर्ड के या जो गरीब मेधावी छात्र होते थे वो आते थे। अभी जो वर्तमान कुलपति महोदय हैं उन्होंने यूजी में इंट्रेंस की परीक्षा को खत्म कर दिया है, जिससे आपके बिहार के तमाम मेधावी बच्चे उसमें नामांकन से वंचित हो जाएंगे। इस सवाल को आप कुलाधिपति महोदय से और राज्यपाल महोदय से, एक बिहार वासी होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक चौथा स्तंभ होने के नाते मैं ये जिम्मेदारी आपसे छोड़ना चाहता हूं और आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपने माध्यम से कम इन मुद्दों को आप उनसे पूछिए और इसको लागू करवाने का, इंट्रेंस लागू करवाने की कृपा करवाइए। ये आपसे मेरा प्रार्थना है। आज लालू यादव को ईडी समन किए हैं, कल तेज प्रताप यादव को रावड़ी को किया था, इसमें क्या लगता है आपको? क्या बोले बताइए, पिछले 20 साल से कोई पहली बार तो सम्मन किया नहीं गया है। अगर आप पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोई आपराधिक मामला या भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, तो जो सरकार की एजेंसियां हैं, जो रूल ऑफ लॉ है वो पर लागू होगा। लालू जी पर ये आज से थोड़ी नहीं चल रहा, 1990 से चल रहा है, रोज नया नया केस आता रहता है। अब क्या केस सही है गलत है वो तो सरकार की एजेंसियां ही बताएंगी, हम लोग तो नहीं बता सकते। हम लोग तो आप लोग के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि भाई आज ईडी ने केस कर दिया, आज सीबीआई ने कर दिया, कभी सम्मन मिल गया, कभी कोर्ट से बरी हो गए, कभी कोर्ट ने जेल भेज दिया। तो दो बातें हैं, एक तो आप गलत कीजिएगा तो आपको सम्मन तो फेस करना ही पड़ेगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई राजनीतिक द्वेष से अगर उनको परेशान किया जा रहा है तो भी आपको समय के साथ दिख जाएगा। लेकिन जहां तक लालू जी के भ्रष्टाचार का मामला है, आरजेडी का, तो ये इसको तो कोर्ट्स ने जांच लिया, कन्विक्ट कर दिया। लालू जी जेल लालू जी को जाना पड़ा है, और सिर्फ किसी एक दल के शासनकाल में नहीं, अलग अलग दलों के शासनकाल में, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, लालू जी की खुद भी सरकार रही, अभी तो भाजपा वाले हैं। सभी सरकारों के रहने के बावजूद जो केस फॉर्डर स्कैम है तो चल ही रहा है। 25-30 साल हम लोग बच्चे थे तब से वो केस सुन ही रहे हैं। अरे भाई आप रोज कोई न कोई घोटाला कीजिएगा तो केस तो चलता ही न रहेगा। अब हम लोग उस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं? ना हमने केस किया है, ना हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, ना हम उसमें कोई विटनेस है, ना कोई हम उसमें प्रतिवादी है।
केस हुआ है, हम लोग पढ़ रहे हैं, सरकार की एजेंसियां उसकी जांच कर रहे हैं, ये हम लोग सुन रहे हैं। अब जो निकल कर सामने आएगा वो आप लोग के माध्यम से हम लोग को भी पता चलेगा।